नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, मैं थोड़ा ट्रेवल किया था तो एक आध मतलब वहाँ बात तो हो रही थी, लेकिन समय की वजह से कुछ बहुत अच्छा किया था आपने और मैंने यहाँ याद किया। अशोक भाई, बहुत सी चीजें भारत में हो रही हैं और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो ट्रंप ने बोला, दुनिया ने जिस तरह से, हम इस समय बिल्कुल आइसोलेटेड है। एक आदमी अगल बगल नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे साथ खड़ा हो, एक देश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से पहल हुई है, 7 डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेरे जो मैं समझा हूं अशोक भाई, मैं अपनी बात बता दूं फिर आपसे पूछूंगा। मेरी समझ यह है कि मोदी जी जो अपना पूरी तरह से ये प्रूव हो गया है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय वो 7 डेलीगेशन को भेज के उनके सिर पे ये ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि साहब मैंने तो सब कर लिया, आप कोई अगर नहीं भी आ रहा तो मैं क्या करूं। और इसको ठीक से पॉलिटिसाइज करके एक डेलीगेशन जो ऑल पार्टी होना चाहिए था, उसको वो कुछ सरकारी करण करके उसको वहां भेज रहे हैं। मैं पहले एक इस पे टिप्पणी ले लूं, उसके बाद बात करते हैं अशोक भाई। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये पिकनिक पार्टी है एट द कॉस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स। ये विदेश जाएंगे, 5 स्टार में रुकेंगे, आप आरटीआई अदालत के खर्चे उठा दीजिए, करोड़ों में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि देश की स्थिति किसी को बताने की जरूरत है। हम क्यों अमेरिका को बताएं कि हम सही है, पाकिस्तान गलत है। पूरा विश्व जानता है पाकिस्तान गलत है, अमेरिका जानता है पाकिस्तान गलत है। अमेरिका का सबसे बड़ा वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में शरण लेके बैठा हुआ था। पाकिस्तान, अमेरिका ने खुद सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा था। ये बात छुपी थोड़ी है, पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान क्या करता है। इसके पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, इसके पहले हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। पूरा विश्व निर्भसना करता है, लेकिन पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा क्यों नहीं? हमें ये डेलीगेशन क्यों भेजने की जरूरत पड़ी? G20 में क्यों नहीं हम उन G20 के कंट्रीज को बता पाए कि पाकिस्तान आतंकी है और हम क्या है? करोड़ों अब्जों रुपए खर्चा हुआ G20 के मीटिंग पे, और प्रधानमंत्री जी अपने आप फोटो छपवाते रहे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते रहे और महिमा मंडन करते रहे, और इस देश के लोगों को ये बताते रहे कि G20 ने मुझे अध्यक्ष कर लिया। आपने G20 से क्या लिया? जी रहा है 7 पूरा का पूरा IMF में बैठा हुआ है। पूरे ने भारत ने बाइकआउट किया, लेकिन भारत की किसी ने नहीं सुनी और पैसा दे दिया। उसके बाद कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, इनका एक संगठन है स्क्वाड में क्या हुआ? स्क्वाड में भी कोई मदद नहीं मिली हमें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते क्या, फोटो छपवाते हैं और वाह वाह करवाते हैं। डिप्लोमेटिकली कहीं फेल हो गए हम। क्या कभी 62 के युद्ध के बाद, या उसके बाद 71 के युद्ध के बाद, 65 के युद्ध के बाद, क्या कभी फॉरेन डेलीगेशन जाके बताया क्या? ये पहले जाके होमवर्क करना पड़ता है। और ये लोग क्या जाके बताएंगे? ये जो लोग जा रहे हैं ये क्या बताएंगे? इनको क्या मालूम पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में ये क्यों हुआ? यही अभी देश को बताने की स्थिति में नहीं है। आप पूरे विदेश के अलग अलग कंट्री में जाके बताएंगे कि पाकिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी है। ये तो प्रधानमंत्री यहां भी कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अखबारों के रिपोर्टर्स दिल्ली में हैं। सब दूरिए, आप अमेरिका में थे, मुझे बताइए, आप अमेरिका में थे ना जब ये ऑपरेशन सिंदूर और ये हुआ था? जी चलो जी। आनंद जी, आप मुझे बताइए, अमेरिका में आप थे, आप अखबार भी पढ़ते होंगे वहां पे। कितने अखबारों में क्या लिखा गया था? क्या कवरेज था ऑपरेशन सिंदूर का? अशोक भाई, मैं एक सिर्फ बता दूं, कहीं कुछ नहीं था। जब राफेल गिरा था, उसकी एक सूचना वहां छप गई थी कि भारत के क्यों? राफेल मार गिराए गए। एग्जैक्टली, वहां गिराए गए थे। हमको सीज फायर हो गया, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है। हमारा राफेल गिर गया, ये बाहर के लोग बताते हैं। युद्ध में नुकसान तो होता है, दोनों तरफ से होता है। जिसका ज्यादा होता है वो हारता है, जिसका कम होता है वो जीतता है। तो ऐसा तो मैंने युद्ध देखा नहीं कि जहां नुकसान हुआ ही नहीं। रिवॉल्यूशन हमने सुना ब्लडलेस हुए हैं, लेकिन वॉर डिमांड्स ब्लड फ्रॉम बोथ द साइड। जो सर्वाइव होते हैं वो जीतते हैं, जो निपट जाते हैं वो हारते हैं। पाकिस्तान निपट गया, हार गया। सीज फायर किसकी वजह से किया, ये अभी भी ग्रे एरिया है। मतलब कंफ्यूजन कितना है अभी, पहले अपने देश में कंफ्यूजन क्लियर करो। पुलवामा, पहलगाम की गलती सिक्योरिटी हटाने की किसकी थी? न जवाब कोई नहीं। इन्हें कहा पहलगाम में तो वहां लोग टूरिस्ट आते ही नहीं थे, झूठ बोल रहे।
जब पकड़ा गया इनका झूठ तो उसके ऊपर कोई सफाई नहीं। उसके बाद ऑपरेशन करने के पहले क्या अमेरिका ने वो किया था? आपने अमेरिका को पूछे बगैर किया तो ठीक है, तो फिर अमेरिका को कहने पे क्यों सीज फायर किया? यदि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया तो उसका नाम लेके आप विरोध क्यों नहीं करते? झूठ बोलता है करके नरुआ कुंजरवा में क्यों घूम रहे हैं? विदेश मंत्री हमारे बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को सूचित किया था, बाद में सरकार कहती है कि नहीं किया था, बाद में कहते हैं कि सिंदूर के फेज 1 में किया था, अब कहती कि नहीं विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। आपका खुद का बाइट है, ऑडियो विजुअल बाइट है, यदि वो एआई का होगा या डॉक्टर्ड होगा तो केस करिए, जेल में डालिए ऐसे लोगों को जो ये करते हैं, उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आर्मी के एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वो गोल्डन टेम्पल पे हमने गन्स रखी थी। गोल्डन टेम्पल कहता है कि ऐसी कोई गन ही नहीं रखी गई। आज आर्मी का क्लियरिफिकेशन आया कि नहीं, गोल्डन टेम्पल पे कई गन नहीं रखी थी। तो आर्मी का एयर सेफ्टी डायरेक्टर झूठ बात क्यों कहेगा? क्यों कहता है झूठ? इन तमाम सवालों के जवाब तो दो। एक अधिवेशन बुलाओ भाई, पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन, हम जीते हैं। देश को बताओ क्या हुआ। एक राफेल गिरा, 2 राफेल गिरा तो भी अपनी विजय कम नहीं होती। विजय विजय है और हमें भारतीय फौज पे गर्व है। जी, सवाल राफेल गिरने का या F-16 गिरने का नहीं है, सवाल है सच्चाई लोगों के सामने लगाने का। और पहली बार मुझे लगता है कि आर्मी का भी राजनीतिकरण हो रहा है। आपने तो 71 का वॉर भी देखा होगा, हम तो बच्चे थे तब। उसके बाद कारगिल देखा हमने, उसके बाद एयर स्ट्राइक देखा, दूसरा स्ट्राइक देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा। पहले ऑपरेशन में तो आर्मी एक बार ब्रीफ करके जाती है, रोज रोज थोड़ी वीडियो रिलीज करती है। आर्मी तो मानो सीरियल चला रही है। सवाल आर्मी से कौन पूछ रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, पाकिस्तान को हमने हराया, ये आर्मी के पीछे पूरा देश खड़ा है। सवाल सरकार को पूछे जाते हैं, जवाब आर्मी दे रही है। सवाल सरकार को पूछा, यदि मैंने आपको पूछा कि भाई साहब लखनऊ आने के लिए सुबह कौन सी ट्रेन है, और आपके ऑफिस का एक आदमी मुझे बोलता है बार बार, अरे राजधानी मुंबई की 4 बजे निकलती है, राजधानी मुंबई की 4 बजे निकलती है, राजधानी में अच्छी सुविधा है, फास्टेस्ट ट्रेन है, पहली फास्ट ट्रेन है, 24 घंटे में मुंबई पहुंचाती है। अरे मत बता भाई, मैं मानता हूं कि राजधानी मुंबई जाती है, सब ठीक है, मुझे लखनऊ आने की ट्रेन बता। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब कोई और दे रहा है, जवाब कुछ अलग दे रहा है। ये डेलीगेशन जाके क्या करेगा? और डेलीगेशन के सामने यदि किसी ने सवाल पूछ लिया अशोका यूनिवर्सिटी के खान का, तो आज पूरे यूरोप और अमेरिका के अखबार में खान के अरेस्ट को लेकर भारत सरकार की किरकिरी हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स यहां पढ़ सकते हो सर, वॉशिंगटन पोस्ट यहां पढ़ सकते हो, और यहां का टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, ये सारे अखबार जो अखबार है वो अमेरिका में पढ़ सकते हैं। पूरे विश्व में इतने गुजराती है। गुजरात समाचार पे पिछले 20-25 साल पुराना एक केस निकाल के ईडी की रेड करके मालिक को अरेस्ट किया। क्या ये खबर लोगों को नहीं है, बाहर के गुजरातियों को? यदि इन डेलीगेट्स को किसी ने सवाल पूछा कि आप मुझे बता दीजिए पहलगाम में सिक्योरिटी के लैप्स कैसा हुआ, इतने लोग मर गए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके मंत्री सरेआम गाली देते हैं एक डेकोरेटेड कर्नल को, क्योंकि वो मुसलमान स्त्री है, उसको आतंकियों की बहन कहते हैं। व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग? आपके यहां आपका रूलिंग पार्टी का मेंबर चीफ जस्टिस को कोर्ट के राष्ट्रद्रोही और देश तोड़ने वाला बोलते हैं। व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग? आप क्या एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को आप जेल में डालते हैं? व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग? आपके यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की लड़कियां जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलती है, विदेशों में होती, तो उनका कितना मान, आपका एक सांसद उसकी इज्जत लूटता है, वो एफआईआर नहीं कर पाती। व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग? सवालों की बौछार आ गई तो आपका डेलीगेशन जवाब दे पाएगा? नहीं अशोक भाई, मैं सिर्फ एक चीज बोल दूं,
पहले देश के लोगों को तो बता दो ना, फिर जाके विदेशियों को बताओ कि मैंने क्या यही तो कहा। आज भी मैं एक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम सुन रहा था, अंग्रेजी टेलीविजन पे। सर 11 मिनट का क्लिप है। वो जो महिला अध्यक्ष है महिला आयोग की हरियाणा रेनू की, भाटिया से, हाँ, रेनू भाटिया रेनू तो भाटिया, से वो 11 मिनट तक वो एक ही सवाल पूछती रही एंकर। और मैं मुझे उस हिम्मत का काम ब्लॉग किया। में 2 हाँ, लाइनें आप बता दीजिए जिसमें महिलाओं का अपमान हुआ है, आपने केस रजिस्टर करा, उसको जेल भेज दिया। 2 लाइनें बताइए। और वो भाटिया जिसके कहने पे एफआईआर हुई, वो 11 मिनट तक वो 2 लाइनें नहीं बता पा रही, वो बार बार लड़की पढ़ रही है। बोले वो उस पैराग्राफ में है, तो बोला पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ती हूं। बताइए कौन से 2 लाइनों में उसने महिलाओं का अपमान किया? नहीं पता। मतलब वो, हाँ, एलिगेशन कह रहे हैं कि वो देश तोड़ने का काम किया। उसने कहा वो लाइन बताइए कहां देश तोड़ने का काम किया। देश तोड़ने का काम किया। ये कूपड़ है, वो खान है, वो अली खान होने की वजह से। वो अली खान है ना, तो फिर उसने कुछ भी नहीं किया, तो बस हमको तो तुमको जेल डालना है, तो चाहे कुछ करो ना करो, क्योंकि आप खान हो, आप सोफिया कुरैशी हो, इसलिए आतंकियों की बहन हो। आप चाहे कर्नल हो, आपके चारों पीढ़ियां आर्मी की सेवा कर रहे हो, और आपके पूर्व झांसी की रानी के साथ लड़े हो, वो कोई मायना नहीं रखता इस देश में। आप कुरैशी हो तो आतंकियों की बहन हो। और वो चौड़ा होके मंत्री बना हुआ है अभी भी। हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय लताड़ रहा है उनको, लेकिन ये निर्लज्ज लोग उसको मंत्री बनाए रखे हुए हैं। जी, मैं अशोक भाई इतना ही सिर्फ कहूंगा, जो आपने कहा ना, हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व भी और विश्वास भी है। मैंने कहा कि भारतीय सेना को कभी किसी ने, कम से कम जिसने सवाल पूछा उसका हमने निर्भस ना करी। भारतीय सेना को कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि हमारी सेना झूठ नहीं बोलती। लेकिन अब क्या सेना झूठ बोलने लगी है? ये जो एयर सेफ्टी डायरेक्टर का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद अकाल तख्त ने उसका विरोध किया, और फिर आर्मी ने कहा कि गन डिप्लॉय नहीं की है। तो एएनआई को पॉडकास्ट, मुझे ये नहीं समझ में आता, आपने इतने साल देखे, मैं भी सैनिक स्कूल का हूं, मेरा बैकग्राउंड है, मेरा पूरा बैच मतलब रिटायर्ड हो गया सब आर्मी में। मेरा क्लासमेट हृदय साहनी मेजर जनरल होकर रिटायर्ड हो गया। आज मेरे कई जूनियर, मेरे 2-2 बैच के जूनियर एयर मार्शल है, सर्विंग ऑफिसर से बड़े बड़े। लेकिन मैंने कभी, आर्मी का प्रवक्ता आता है, या जब कोई आर्मी का चीफ अपॉइंट होता है या सीडीएस अपॉइंट होता है, तो वो पत्रकारों से थोड़ी चाट कर टिक टाक कर लेता है। ये आर्मी के अधिकारी फुल फ्लेज, उनको भी छपास और दिखास का रोग लग गया क्या? आए दिन स्टेटमेंट देते हैं, आए दिन वीडियो रिलीज, मतलब आर्मी की तरफ से ऐसा वीडियो रिलीज होना कि ये शंकर का तांडव था, और ये बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में स्क्रिप्टेड ना। आर्मी का एक लेवल है भाई। आर्मी छिछोरे काम नहीं करती। आर्मी टू द पॉइंट प्रिसाइजली बताती है, दिस आर द मैप्स, दिस वाज द टारगेट, वी एलिमिनेटेड विदाउट एनी लॉस। तालियां। नहीं, जो उस दिन अशोक भाई, उस दिन जो वो किया उन दोनों ने, कर्नल साहब ने और वो व्योमिका सिंह जी ने, इन लोगों ने वही किया, वही काम था, फैक्ट बता दिया। उसके बाद तो बस, उसके बाद हमारा, उसके बाद आर्मी को सवाल पूछे, आज भी है, आज भी अखबारों में खबर छप रही है कि एक नई आर्मी ने बात बताई। अरे कौन, आर्मी को कोई पूछ नहीं रहा साहब। आर्मी को सर आंखों पे सैल्यूट, शहीदों को नमन। जिनको सवाल पूछ रहे वो आर्मी के पीछे क्यों छुप रहे, और आर्मी अपना खंडा क्यों दे रही है? सवाल ये है। जी, मैं एक चीज अशोक भाई कह के इसको मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाऊं। ये एक नया कह रहे हैं कि वो जो एस जयशंकर ने पूर्व सूचना दी थी, वो प्रोटोकॉल है। मैं सिर्फ ये याद दिला दूं अशोक भाई, क्योंकि ये देश की जनता को जानना जरूरी है। 18 मई 1974 में जब हमने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी की सरपरस्ती में, तो उस समय हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल था, वो कनाडा से शांति पर्पज के लिए हम बुलाते थे। इंदिरा गांधी ने 3 साल पहले अलाउ किया कि नहीं, यूज करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो कनाडा से शांति के लिए मंगाए हुए उसको हमने अपने उसके लिए यूज किया था, और हमने कहा था हाँ ठीक है, हमने इसके लिए यूज किया। एस जयशंकर कह रहे नहीं, वो प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल में हमने जाके उनको बताया कि हमारे आदमी आ रहे हैं। ये कौन, क्या झूठ बोल रहे हो भाई, जैसे कोई ना सिर ना पैर। नहीं तो आप मानो ना, मैंने क्या कहा, आप मानो
आप ये मानो कि ये प्रोटोकॉल के तहत हमने किया है, और अपने फेयर लोग इनफ। मरवाएं, और अपने लोग मरवाएं। मैंने क्या बोला, ये फेयर इनफ, ये होता होगा आपका प्रोटोकॉल, आप विदेश मंत्री, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर आप डिनाई क्यों करते हो? उसके बाद पीआईबी का स्टेटमेंट आया कि ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे उनके वक्तव्य को लेकर। अरे भाई, उनका वक्तव्य क्लियर कट वक्तव्य है, उसमें कौन भ्रम फैलाएगा? हम कौन होते भ्रम फैलाने वाले? हम जो अंग्रेजी में बोले, जितना अंग्रेजी का नॉलेज है उतना हमने यही समझा कि बिफोर ऑपरेशन, बिफोर द ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड द पाकिस्तान काउंटर पार्ट। बिफोर द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन के पहले। फिर उसके बाद आया नहीं, सिंदूर फेज 1 में बोला, तो सिंदूर के कितने फेजेस है यही बता दो, फेज 1 कौन था यही बता दो। उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट क्या कर दिया। तो मतलब कई बार मुझे 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 कई मतलब देखिए, रजत शर्मा जी की बहुत मैं इज्जत करता हूं। मैं जब ट्रेनी था फ्री प्रेस ग्रुप में, तब रजत जी ऑन लुकर के एडिटर थे। मैं बहुत उनकी मतलब रिगार्ड करता हूं मैं उनका। मैंने उनका एक शो देखा, वो राहुल गांधी को मूर्ख कह रहे। बोले बताओ, ये मूर्ख आदमी, भाई अमेरिका ने भी जब पाकिस्तान में घुसकर मारा था उसामा बिन लादेन को, मारने के बाद इन्फॉर्म किया था कि हमने घुस के मारा है। तो जयशंकर भी कह रहे हैं कि बाद में हमको इन्फॉर्म किया, और राहुल गांधी कहते कि तुमने पहले इन्फॉर्म किया। ये सुनता भी नहीं ठीक से। अरे भाई, आप ठीक है, आपके रूट्स है बीजेपी में, सब ठीक है, लेकिन आप एक पत्रकार हो, आप एक बढ़िया चैनल के ओनर हो, एक बहुत नाम है आपका। कम से कम आप तो जयशंकर का स्टेटमेंट एक बार ठीक से सुन लो। अशोक भाई, और आप कहो। पत्रकारों की, जी नहीं, अब पत्रकारों की बात कर रहा मैं बीच में, क्योंकि वो एक जरूरी है। अर्नब गोस्वामी जिस तरह का झूठ, मतलब झूठ का, कि टर्की का जो टर्किश कांग्रेस जो उनका सदन है, उसको दिखा के कह रहा है, नहीं मुझे उसकी मूर्खता और उसके झूठेपन की हद है। उसको कह रहा है कि ये भारत की कांग्रेस पार्टी का वहां दफ्तर है। अमित अरे वो मालवीय, छोड़िए, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो ये कल ये नहीं कहे कि अमेरिका का पूरा सदन ही इन्होंने किराए पे ले लिया है। या मतलब नहीं, क्या है, वहां की क्या है? कांग्रेस की यहाँ एक पार्टी चला रही है वो, देखिए वो मैंने क्या अमेरिका की। कहा, somebody has asked someone to lick the feet, somebody has asked someone to lick the feet, he started licking ass, can't help it, can't help it। आपका अमेरिकन टाइप कुछ है, अमेरिकन इस तरह के सब रिमार्क देते हैं अमेरिकन में भी। नहीं नहीं भाई, नहीं, ये तो देखिए, ये तो आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हेन आई वेंट फॉर अ रेसिप्रोकल टैक्सेशन, द मेनी कंट्री स्टार्टेड लिकिंग माय एस। उन्होंने कहा है अमेरिकन में, मतलब भाषा में कहा। तो मैंने ट्रंप साहब को आदर से रखा है। हो सकता है यहाँ पे हो गया तो मैं मेरे शब्द वापस भी लेता हूँ, आप चाहे तो इसको एडिट करें। लेकिन मैंने वही कहा नहीं कि करूंगा। नहीं नहीं, मैं जिस जगह से अशोक भाई आता हूँ, इस वार्ता को यहीं समाप्त कर देंगे। वहां पे शरीर के किसी और अंग को चाटने के लिए बोला जाता है। जब मैं ईस्टर्न यूपी और बिहार से आता हूँ, उनसे पूछ नहीं लीजिए। नहीं, वो तो भयानक है। वो उसको उसको अमेरिकन लोग भी नहीं कह पाएंगे। तो ये मैं कहता हूं, तो उसमें क्या मतलब, आप चाटुकारिता की हद है। कितना आप मतलब कितना गिरोगे आप। खैर, खैर नहीं, एक दूसरा मेरे ख्याल में, मेरी नजर में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक कोई ऐसा काम किया जिससे कुछ समझ में आया। अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो एफआईआर थी, वो कांग्रेस पार्टी अगर अपना काम, जो उसका ये काम है, उसको ये करना है, अगर गलत कोई बोले तो अगर ऐसे अपना कई काम कर सवाल रही। है जिस सवाल पे कांग्रेस को टूट पड़ना चाहिए, उसमें कांग्रेस सबसे पीछे होती है। और क्यों होती है पीछे? ये मीडिया परसेप्शन बनाना होता है। अब आपके पास मीडिया में ही ऐसे लोग बैठे हैं, मीडिया हैंडल करने वाले, जो बीजेपी के पेरोल पे हो या बीजेपी के स्लीपर सेल हो, तो आप क्या कर सकते हैं? वो वही काम करेंगे जिससे कांग्रेस डूबेगी। कांग्रेस को डुबाने का काम करेगी ना। और ये सारी दुनिया जानती है कांग्रेस में कौन स्लीपर सेल बैठा हुआ है। लेकिन कांग्रेस जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। ये कांग्रेस की महानता है सर। क्योंकि कांग्रेस इस मुगालते में कि एक दिन लोग बीजेपी से थक जाएंगे और हमको वोट कर देंगे। नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि जो कम से कम एफआईआर की गई, आपको लगता है कि इससे कुछ, मतलब उनको आप कुछ भी बोलते जाएंगे? एफआईआर अमित मालवीय और नहीं, अर्नब गोस्वामी, उनके एफआईआर से देखिए, उनके एफआईआर से कुछ नहीं होगा।
उनके एफआईआर उन्होंने जिस राज्य में भी की हुई, यदि वो कांग्रेस शासित राज्य है तो थोड़ा बहुत हलचल होगी, बाकी जगह हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा। जिस आदमी के वजह से दो आर्किटेक्ट ने, तो पति पत्नी ने आत्महत्या की हो, उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बेल दे देता है, सारी चीजें इग्नोर करके। जिस प्रोफेसर खान ने कुछ नहीं लिखा उसको अरेस्ट होता है, और जो आतंकियों की बहन कहता है एक डेकोरेटेड ऑफिसर को, वो मंत्री पद पे लाल दिए की गाड़ी में घूमता है। ये मोदी जी का नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है। लेकिन लेकिन एक जगह अशोक भाई ये रखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक उम्मीद बहुत बड़ी जगी है, बहुत बड़ी। चंद्रचूड़ साहब के जाने के बाद, चंद्रचूड़ साहब भी उम्मीद लाए थे लेकिन हम सब लोग ठगे गए, उन्होंने हम सबको ठगने में कामयाब रहे थे। एक उम्मीद आई थी जस्टिस संजीव खन्ना, लेकिन जो जस्टिस गवई अभी आए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जस्टिस गवई एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी को, मालूम नहीं कितने लोगों को पता है कि दीक्षा भूमि को बनाने वाले उनके पिता एक उस तरह के सपने को देख के आते हैं, और वो चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। महाराष्ट्र, मैं और इसलिए कह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने 100% ये कहा, अब उसको आज करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश की, वो आरएसएस के इशारे पे की कि वो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाते इस तरह का काम किया, या उनको बैकफुट पे करने की कोशिश थी। जस्टिस गवई उसको चुपचाप सुने नहीं, उन्होंने उसको कहा, लेकिन कल उन्होंने फिर कहा कि इसको ब्लो अप ना किया जाए। मैं इस पूरे इंसिडेंट पे जो जस्टिस गवई का एक 6 महीने का है, 23 नवंबर को चले जाएंगे, ये क्यों इतने परेशान है बीजेपी वाले, क्या उनको दिक्कत है जस्टिस गवई? दो चीजें हैं। जस्टिस गवई के बारे में बोलने के पहले मैं भी आपको एक बात बता दूं। जो रासू गवई थे, उनके पिता, मेरे पिता का बड़ा स्नेह था उनसे। अच्छा। और जब दिल्ली में वो सांसद थे तो मेरे अभिभावक थे। जब वो राज्यपाल थे, जब भी राज्यपाल के हैसियत से पटना से या केरल से जब भी वो वापस आते थे, दिल्ली आते थे, तो सबसे पहले पूरे परिवार को बुलाते थे। अशोक सुनबाईला घेऊन ये, सुनबाई मतलब डॉटर इन लॉ। तो हम पूरा जाते थे, खाना खाते थे, अरे तुम केरल आ जाओ, मैं हूँ। तो दादा के साथ मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, मतलब बहुत। दादा के साथ वाले सभी लोग जानते हैं इस बात। भूषण जी तब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे नागपुर के, कई बार आते थे, तो भूषण जी के साथ भी मेरा वार्तालाप होता था। लेकिन जब वो जस्टिस बन गए तब से दूरी हमने रख ली, क्योंकि फिर मैं मिला ही नहीं। ये कारण भी होता है कि एक जज के साथ मुझे लगता है कि अपन थोड़ा सा दूरी रखो। हालांकि वो मानते हैं कि जज को आम आदमी से मिलना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि संबंध है तो आप दूर रहो, ज्यादा अच्छा है। रासू गवई जी के साथ एक खासियत और है, ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके इतने बेहतरीन संबंध थे। मैं दर्शकों को बता दूं, रासू गवई से मतलब जो अपने इस समय के चीफ जस्टिस साहब है, उनके पिताजी, जो पिताजी, हमारे दादा के इतने अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध थे कि वो अटल जी को अटल करके बोलते थे, और अटल जी उन्हें रासू कहते थे। मैंने लोकसभा में, मैं उस बात का गवाह हूं। अटल जी प्राइम मिनिस्टर और अटल जा रहे उधर से, इन्हें कहा अटल जी एकदम बूढ़े, रासू, दोनों की बिल्कुल ऐसे गला भेंट हुई, हाथ पकड़ के उसके कमरे में ले गए उनको, अपने पीएम ऑफिस में, जो पार्लियामेंट में होता है। ये उस आदमी की दोस्ती थी अक्रॉस द पार्टी लाइन। महाराष्ट्र में भी हर आदमी उनको चाहता था। उनका दलित होना, और जब बीजेपी की सरकार एक वोट से गिरी, तब रासू गवई लोकसभा में थे। अटल जी ने उनको रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने कहा अटल दोस्ती अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन इसमें थोड़ा ये पार्टी की मेरी आइडियोलॉजी जो है वो आप लोगों के साथ कभी हो ही नहीं सकती, तो ये नहीं होगा। ये रासू गवई थे। उसके बाद भी अटल जी ने बुरा नहीं माना। अटल जी उसके बाद फुल प्लेज 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तब भी उनके संबंध वैसे बने रहे। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। एक दलित का चीफ जस्टिस बनना, ये मनुस्मृति के वालों को कभी गले नहीं उतरेगा। इनकी मजबूरी थी कि उनको चीफ जस्टिस बनाना, क्योंकि सीनियरिटी में थे वो। अभी सीनियरिटी यदि वो क्रॉस करते तो बवाल हो जाता देश में, ये उस बात को जानते हैं। तो आप सीक्वेंस देखिए, गवई जी आने के पहले ही संजीव खन्ना पे
बुरी तरह से हमले होते हैं कि चीफ जस्टिस राष्ट्र तोड़ रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है, निशिकांत दुबे। पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट सुपर समझ रहा है, पार्लियामेंट से भी उपराष्ट्रपति। तब से दबाव में लाने का काम हो रहा है। जिस दिन रासू गवई जी ने शपथ ली, उस दिन राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे। राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला के पूछ सकती है, ओपिनियन ले सकती है, लेकिन उन सवालों को पब्लिक करके एक प्रेशर लाने का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रयास किया गया। लेकिन वो भूषण गवई है, रासू गवई के बेटे हैं, वो हंसते हुए सबको सहन लेते हैं और सही समय पे सही जवाब देते हैं। वो दादा की खासियत थी, यानी रासू गवई जी। अब अगला ऑनस्लॉट उन्होंने उन पे महाराष्ट्र में किया, उनके होम स्टेट में, जब वो अपने माता और पत्नी के साथ महाराष्ट्र के और गोवा के बार एसोसिएशन ने उनका सम्मान रखा। ये जो प्रोटोकॉल का ऑर्डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है, ये ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर। ये तो ऐसा ऑर्डर हो गया कि गृह मंत्री कल ऑर्डर निकाले कि भाई कोई भी चोर पकड़ने के बाद उसको जेल में डाला जाए। ये नया ऑर्डर, दैट ब्लू बुक एग्जिस्ट, प्रोटोकॉल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम्स का ऑलरेडी एक, आप वेबसाइट पे जाइए आपको सारा प्रोटोकॉल दिख जाता है। प्रोटोकॉल में न जाना ये उनको उनके ऊपर प्रेशर लाने का एक प्रयास था। लेकिन गवई जी ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अमरावती जाता हूं तो नागपुर से मैं पायलट गाड़ी और फॉलो गाड़ी को भी मना कर देता हूं, ये सायरन बजाते हुए मत लेके जाइए। क्योंकि जो आदमी गरीबी से लोअर मिडिल क्लास से उठा हो, झोपड़पट्टी में रहता हो, टाटपट्टी के स्कूल में पढ़ के आया हो, जिसके पिताजी ने दलित की राजनीति कर दलितों के उत्थान के लिए पूरा जिंदगी लगा दी हो, वो वकील बने, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, पिताजी के कहने पे वकील बने। गवई साहब ने हमेशा कहा कि मैंने 2 बेटे हैं, बोले मेरे 2 बेटों को मैंने एक को समाज की सेवा के लिए भेजा और एक को शरीर के इसके लिए भेजा। एक को डॉक्टर बनाया ताकि वो लोगों के शरीर की सेवा कर, और एक समाज की सेवा करेगा वकील। वो हमेशा हंसते हुए कहते। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए तो गले कैसी उतरेगी। फिर उनके सामने बहुत बड़े बड़े केसेस है वक्फ बोर्ड के। लेकिन ये भूषण गवई जी, उनको कोई पता नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला निर्णय एज अ चीफ जस्टिस उन्होंने जो दिया, वो भी एक अभूतपूर्व निर्णय है, शायद आप उसकी जानकारी नहीं है आपको। आज से 30 साल पहले महाराष्ट्र में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, नारायण राणे उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, नारायण राणे ने इलीगल तरीके से 30 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की एक आदमी के नाम ट्रांसफर कर दी और उस आदमी ने अगले ही साल उसको बिल्डर को दे दी 2 करोड़ में, जबकि उसका मूल्यांकन 250 करोड़ था तब। एक समाज सेवी संस्था वो केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक आ गई और गवई जी ने कहा कि ये 1996 के दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है। फॉरेस्ट की जमीन नॉन फॉरेस्ट कार्य के लिए दी नहीं जा सकती। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नारायण राणे, बिल्डर, अधिकारी, इन तीनों का नेक्सस है इसमें। उन्होंने अलॉटमेंट रद्द किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इसी निर्णय के साथ देश के सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के सरकार को मैं आदेश देता हूं, एक एसआईटी गठन करे हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में, और 1996 से लेकर आज तक कितनी फॉरेस्ट की भूमि नॉन फॉरेस्ट के लिए दी गई है वो सारी की सारी वापस ली जाए। ऐतिहासिक निर्णय। नारायण राणे का एक बेटा एकनाथ शिंदे के शिवसेना से एमएलए है, विधायक। दूसरा बेटा बीजेपी से विधायक है, वो मंत्री है। नारायण राणे बीजेपी से सांसद है। देखिए परिवारवाद, ये दूसरे के परिवारवाद को रोते हैं बीजेपी वाले। उनके यहाँ क्या चल रहा है देख लीजिए आप। ये तो थोड़ा बहुत वहां पे ये सब पार्टियां बटी आपस में 6-6 पार्टियां होंगी, 1-1, 2-2 पार्टी के टुकड़े हो गए। नहीं तो नारायण राणे यदि कल कह दे इनको कि मेरे घर में एक टॉमी है, उसको भी नगर पालिका चुनाव लड़वा दो, एक कुत्ते को भी उनका नगर पालिका अध्यक्ष बना देते।
ये ओरिजिनल परिवारवाद का चेहरा है बीजेपी का। तो ये प्रेशर लाने का प्रयास है। अब आप बताइए, हमारे सीबीआई चीफ 1 साल का एक्सटेंशन ले गए। भाई संजीव खन्ना की वजह से, संजीव खन्ना ने न्यूट्रल रहे तो सीबीआई चीफ का राहुल गांधी ने मना किया, संजीव खन्ना चुप रहे, प्रधानमंत्री की चली नहीं तो नया अपने अपॉइंट नहीं हो पाया। तो अगली बार नए चीफ जस्टिस आए तो एक आध मीटिंग उन्होंने भूषण गवई जी के भी उसमें करनी थी, लेकिन उन्हें लगा भूषण गवई यहाँ 7-8 महीने के लिए है और फिर किरकिरी हो, इसलिए 1 साल का दे दिया। दूसरे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है कल। उनको बख्शिश मिला है पहलगाम होने का, इंटेलिजेंस फेलियर का बख्शिश 1 साल का एक्सटेंशन। क्या कहोगे आप इसको? क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब नहीं। जी जी, मैं सिर्फ इतना कह दूं खत्म करने से पहले अशोक भाई, प्रार्थना यह है कि ये बख्शीश मिली हो, मेहनताना ना मिला हो। आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत नहीं, वो डाउट है, वो सवाल तो है ही। पहलगाम हुआ, होने दिया गया, करवाया गया, 3 सवाल है। और एक ही पुलवामा हुआ, होने दिया, करवाया गया, 3 सवाल है। और हमारे यहाँ का कौन व्यक्ति जिम्मेदार था, ये तो पता लगना ही चाहिए। किसकी चूक थी? जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही। मैं ये मानता हूं, चलो पुलवामा और इसमें दोनों जगह पे सरकार ने नहीं करवाया, बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं सरकार कितनी भी बुरी है नहीं कर सकती, लेकिन होने दिया क्या? नहीं, किसकी गलती थी? वो गलती तो बताइए ना, किसकी गलती थी? वो गलती आप बता ही नहीं रहे। आप उसको जो गलती पूछे उसको आप गाली देना और देशद्रोही कर रहे हैं। खैर अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।